अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर पास्ट पेपर क्लासेस। सर हम स्मार्टवेयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे और आज के सेशन के अंदर हम स्मार्टवेयर के पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आए जरा हम क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। मेरे साथ बिल्कुल अटेंटिव होकर इसको आप रीड करेंगे और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या चीजें पूछ रहा है वो। Recently commissioned market research has concluded that smartware appears to have no clear understanding of the profile of its customer mix. Okay. As a result operates quite unsophisticated and ineffective marketing campaign. सर यहाँ पर ये कुछ हमारे बारे में कुछ बुरी बातें बता रहा है, जरा मैं इसको हाईलाइट करूँ। No clear understanding of customer profile and mix. Unsophisticated and ineffective market campaign. Recent financial results indicate that the smartware is finding it hard to both retain and get repeat business from existing customer, and the company is clearly losing market share to both established competition and the newer retailers. सर ये तो बहुत मसले वाली बातें बता रहा है। बोल रहा है कि भाई हमारे पास कस्टमर की कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं, उसकी प्रोफाइल की, हमारे पास कस्टमर मिक्स की भी कोई नॉलेज नहीं है कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के, किस एज ग्रुप के, किस प्रेफरेंसेस के, किस ज्योग्राफिक के कस्टमर्स हैं। हमारे पास कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई डाटा नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से हम बहुत ही अनसोफिस्टिकेटेड और बहुत ही ज्यादा इनइफेक्टिव मार्केट कैंपेन कर रहे होते हैं, यानी हम यहाँ पे पैसे अपने डुबा रहे होते हैं। और रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट बताते हैं कि भाई कस्टमर को रिटेन भी नहीं कर पा रहे, हम दूसरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, और ये हम अपने कस्टमर को लूज कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिश कंपटीशन है उनको भी और नए ई रिटेलर्स को भी, यानी हमें दो तरफ से कंपटीशन मिल रहा है, एक हमारे जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है वो भी और रिटेलर्स भी। The sales and marketing director has been considering the development and implementation of the sophisticated customer database management system, CDMS, incorporating a customer loyalty scheme to replace the existing very basic customer database. The marketing department has undertaken a financial appraisal of this proposal to supplement the market research findings, and this indicates that it is financially viable in the net present value terms. You have advised the sales and marketing director that for the board to agree the proposal, a clearly stated business case and more reliable evaluation of the financial viability of the project will be needed. She agreed and asked you to help her in this regard. Okay. तो भाई यहाँ पे बता रहा है कि भाई मार्केटिंग डायरेक्टर ये कंसिडर कर रहा है कि हम एक मोर एफिशिएंट एक सिस्टम बनाए जिसका नाम CDMS है, जिसके थ्रू हम ये तमाम जो हमारे मसले मसाइले ना वो हल कर लेंगे। लेकिन आपने और उसके साथ साथ ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हमने मार्केट रिसर्च की है और ये नीचे हमने जो एक एग्जिबिट के अंदर देखा था कि प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल था वो सक्सेसफुल है क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है। लेकिन आप एज अ कंसल्टेंट बोल रहे हैं कि भाई मुझे और भी डिटेल्स चाहिए, ठीक है ना, बोर्ड को प्रेजेंट करने के लिए। मैं ऐसे सिर्फ इसको डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई आप फिर हमारी मदद करें उसके अंदर। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट देखते हैं। राइट अ रिपोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर फॉर प्रेजेंटेशन टू द बोर्ड विच अचीव बोथ ऑफ द फॉलोइंग। बोला है सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर के बिहाफ पे आप एक रिपोर्ट लिखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है ना। उसमें अंदर क्या चीज होनी चाहिए, उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग लॉयल्टी स्कीम फॉर स्मार्टवेयर। प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स हैं फॉर कमर्शियल एक्यूमेन स्किल 2 मार्क्स। Evaluate the marketing department's NPV analysis that supports the CDM investment, questioning any underlying assumption made. Professional skill marks है for skepticism 2 marks। तो ये टोटल हमारा 10 मार्क्स 2 6 2 10 and 2 ये मिलाकर 20 मार्क्स का हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाता है। तो सर इसके अंदर 2 पार्ट है। 2 पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, पहले में आपको कह रहा है भाई आप बेनिफिट्स बताएं CDMS के, और दूसरे में आप एनपीवी की अजम्पशंस को जरा चैलेंज करें, ठीक है ना। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हम पढ़ चुके हैं सर। ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स के जो बेनिफिट्स थे ना वो तमाम यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। और जो एनपीवी के एनालिसिस हमने याद है, हमने जब फाइनेंसिंग इन डिसीजन मेकिंग पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से हम अपनी एनपीवी की जो कैलकुलेशन है उसको चैलेंज कर रहे होंगे, किस तरह उसके अंदर स्केप्टिकली क्वेश्चन रेज कर रहे होंगे, डाउट रेज कर रहे होंगे, फर्दर एक्सप्लेनेशन मांग रहे होंगे। यही तमाम काम हमने करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ,
क्योंकि ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने चीज़ों को एग्जिबिट्स वगैरह से लिंक नहीं करनी होंगी, स्पेशली फॉर द पार्ट ए, ठीक है ना। तो हमें जो डायरेक्ट ई कॉमर्स और ई बिजनेस के एडवांटेजेस थे वो लिखने होंगे, तो वो मैं उसकी हेडिंग्स लिखता हूँ, देन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, एंड देन फिर हम एनपीवी वाले पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें लिख कर रखी हैं ताकि हम जल्दी से इसको एरिया को कवर करें, ठीक है, क्योंकि एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है एंड मार्क्स स्कोरिंग एरिया है। आई बिलीव एंड आई प्रे कि आपके एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकें। सर आए जरा बात करते हैं। सबसे पहले सर हमने रिपोर्ट लिखनी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखा दूं कि भाई यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है आपसे, और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स हैं, अगर इसमें भले चाहे यहाँ पर बोला है एक्यूमेन स्किल, यहाँ पर क्या है एनालिसिस स्किल, भले ये 2 स्किल्स का नाम लिया गया है, लेकिन अगर आपने रिपोर्ट का फॉर्मेट यूज नहीं किया आपको प्रोफेशनल मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, चाहे आप एक्यूमेन स्किल भी सही कर लें, एनालिसिस स्किल भी सही कर लें। यानी कि रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर रिपोर्ट बना ली। रिपोर्ट में हमने कहा टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम एक्सटर्नल कंसल्टेंट, सब्जेक्ट बेनिफिट्स ऑफ सीडीएम एंड एनपीवी एनालिसिस। हम दोनों पार्ट को एक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें पहले पार्ट के अंदर उसने कहा था बेनिफिट्स बताएं, तो हम बेनिफिट्स बता रहे हैं, और दूसरे पार्ट के अंदर उसने कहा था इवेल्युएट्स द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एनपीवी एनालिसिस, तो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं। सर इसके बाद अगर आगे बढ़े तो ओपनिंग पैराग्राफ, अब तो हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं इसे ओपनिंग पैराग्राफ के, तो हम लिखेंगे दिस रिपोर्ट डिस्क्राइब्स द क्या डिस्क्राइब्स करता है सर? 2 चीजें। पहली चीज यहां से स्टार्ट करेंगे, द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द लॉयल्टी स्कीम फॉर स्मार्टवेयर। आप खाली लॉयल्टी स्कीम तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एंड एनपीवी एनालिसिस दैट सपोर्ट्स द सीडीएम इन्वेस्टमेंट, बस यहां तक आप लिखेंगे और आपका ये ओपनिंग पैराग्राफ हो जाएगा। चाहे तो आप ये पूरा भी लिख सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी 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 क्लियर एंड वेरी मच आई वुड से कि जिसमें आपने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये बहुत आसान सी चीज है, आपने ओपनिंग पैराग्राफ लिखना है और आगे बढ़ना है। सो नाउ आपने ओपनिंग पैराग्राफ लिखा। नंबर 1 बेनिफिट ऑफ सीडीएमएस। सर बेनिफिट ऑफ सीडीएमएस क्या हो सकता है? जरा सोचें कि अगर आपके पास एक कस्टमर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम आ जाए, एक ऐसा सिस्टम जो कस्टमर के डाटा को, यानी कस्टमर के जो वो खरीद रहा है, जो उसके फीडबैक्स हैं, जो ऑर्डर वो प्लेस करना चाहता है, या जो आइटम वो कार्ट में ऐड करता है, जिन चीज़ों को वो कार्ट में ऐड नहीं करता, प्राइस देखकर छोड़ देता है, या वो कहता है कि उसमें मुझे दूसरा कलर चाहिए था, उसमें मुझे दूसरा ब्रांड चाहिए था, या उसको साइज वो नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन को अगर वो स्टोर करेगा तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या फायदे होंगे? सर नंबर 1 आपको फायदा होगा कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी बहुत अच्छी अपने कस्टमर की एंड देयर प्रेफरेंसेस, यानी कि आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी इस प्रेफरेंसेस को समझ पाएंगे। जब आप अपने कस्टमर को समझ पाएंगे, उसकी प्रेफरेंसेस को समझ पाएंगे, तो आप उसके हिसाब से अपने पूरी बिजनेस स्ट्रेटजीज को डेवलप कर पा रहे होंगे, और आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज होंगी वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होंगी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी। एक चीज़। दूसरा बेनिफिट क्या होगा सर? दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप पर्सनलाइज एंड टारगेटेड मार्केटिंग कर पाएंगे। यानी कि अब जब आपके पास कस्टमर की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, कस्टमर का सारा डाटा है, आपको पता है कौन सा कस्टमर कौन सी चीज़ आपसे चाह रहा है, इसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट में उसकी क्या कस्टमाइजेशन है, उसे चीप प्रोडक्ट पसंद है, उससे वैल्यू प्रोडक्ट पसंद है, उससे डिफरेंशिएशन वाला प्रोडक्ट पसंद है, ठीक है ना, उसे कौन सा कलर चाहिए, क्या साइज चाहिए, और सीजन के हिसाब से क्या खरीदारी होती है, कौन से कस्टमर किस एरिया में, किस सीजन में या किस फेस्टिवल पे क्या खरीदते हैं, ये तमाम चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप उसी चीज़ के हिसाब से पर्सनलाइज मार्केटिंग करके उनको बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई अभी जैसे लेट से आगे ईद आने वाली है, तो आपको पता है कि ईद पे जो बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे लोग क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, तो आप मुस्लिम्स को बड़ी ईद पे बड़ी ईद की जो है वो मार्केटिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके कस्टमर हिंदूज हैं, नॉन मुस्लिम हिंदू हैं, तो फिर आपको पता है कि बड़ी ईद के आसपास इनकी दिवाली आती है, तो अब आप उनको जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे होंगे वो दिवाली से रिलेटेड होंगे, यानी कि आप टारगेटेड मार्केटिंग कर पाएंगे। आपको पता होगा कि आपका कौन सा कस्टमर किस रिलीजन से बिलोंग करता है। इसी तरह अभी जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, तो आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया की वॉर में आप बोलेंगे कि मैं एज अ बिजनेसमैन मैं ना पाकिस्तान की साइड पे हूँ ना मैं इंडिया की साइड पे हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अपने कस्टमर को किस तरह चीज़ें बेचनी है।
तो अब आप अपने कस्टमर को उस तरह की चीजें या उस तरह की एडवर्टाइजमेंट करेंगे जिसमें आप अपनी पाकिस्तान की डिफेंस की चीजों को थोड़ा हाईलाइट कर रहे होंगे, पाकिस्तान के अटैकिंग चीजों को हाईलाइट कर रहे होंगे। और अगर आप इंडिया की तरफ से देख रहे होंगे तो आप उस तरह की चीजों को हाईलाइट करेंगे कि जिस तरह जो उन्होंने टेररिस्ट के अगेंस्ट बातें चल रही होती है तो आप उस पर उनको हाईलाइट करके मार्केटिंग कर रहे होंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन डू अ टारगेट मार्केटिंग। देन आपकी रेगुलर कम्युनिकेशन होगी अपने कस्टमर के साथ, क्योंकि जब आप उनसे फीडबैक्स ले रहे होंगे, आप उनके साथ टारगेटेड मार्केटिंग कर रहे होंगे, तो आप और उनके रिस्पॉन्सेज भी आ रहे होंगे आपको कि जब वो कोई चीज़ खरीदने आएंगे तो अगर वो उसमें उनको वो चीज़ नहीं मिलती या उनको वो चीज़ भी पसंद नहीं आती है तो वो अपना एक फीडबैक छोड़ कर जाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए था। सो दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव मोर एंड मेक योर बिजनेस स्ट्रेटजीज फर्दर बेटर, राइट। कंपेटिटिव एज। सर ये कंपेटिटिव एज क्या है? सर कंपेटिटिव एज का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जब आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं होगा तो इसका मतलब कि ये आपको वो ऐसी सलाहियत, आपको एक ऐसी चीज लाकर देगा जिससे आपका कंपेटिटिव एज बन जाएगा अपने कस्टमर्स के ऊपर, ठीक है ना। ये जिसको हम बोलते थे कोर कॉम्पिटेंसीज, ये आपकी एक कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएगी कि आप अपने कस्टमर के बिहेवियर को, कस्टमर की प्रोफाइल को अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छा स्टडी कर पाते हैं और अच्छी मार्केटिंग कर पाते हैं, अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी बना पाते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। सर आपको याद है हमने पूरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर एक लेक्चर पढ़ा था कि किस तरह हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी करते हैं, हम जो उसके स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। तो उन स्टेप्स के अंदर हर एक या दूसरे स्टेप के ऊपर हम बात कर रहे थे, हमने कहा था बिग डाटा की आपको नीड होती है। सो दिस इज द बिग डाटा स्टोरेज हब, द कस्टमर मैनेजमेंट, द कस्टमर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पूरे कस्टमर का डाटा स्टोर कर रहा होगा और आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाने में भी हेल्प कर रहा होगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ CDMS। कितने मार्क्स का सवाल था? सर ये हमारा 6 + 2 8 मार्क्स का सवाल था। इसके लिए अगर हम 4 अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे तो भी हमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। एक हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है विच यू कैन ऐड फ्रॉम योर ओन साइड, यानी कि देखें पेपर के अंदर ऐसा नहीं होता कि 4 के 4 मार्क्स ही हैं, हर कोई वही 4 पॉइंट्स लिखेगा। आप अपने लिख सकते हैं एज फार एज कि आपके पॉइंट्स जस्टिफाइड है, आपके पॉइंट सेंस बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है सर NPV का एनालिसिस करना। तो NPV का एनालिसिस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एग्जिबिट पे। एग्जिबिट पे जाकर जरा कुछ एग्जिबिट को हमें तोड़ना फोड़ना होगा, उसके अंदर से चीजों को निकालना होगा। तो आए जरा मेरे साथ, हम एग्जिबिट को देखते हैं। सो दिस आई हैव द एग्जिबिट विद मी। इसको जरा मैं साफ करता हूं। सर बेफिक्र रहें, भले हमने वहां पर आंसर के हेडिंग्स लिखी हुई है लेकिन हम हर हेडिंग को यहां से ड्राइव करेंगे अपने आंसर अपने एग्जिबिट में से, ताकि पेपर में भी आप इस चीज के काबिल हो जाएं। बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी योर फेवरेट एरिया कि जहां पर आपको NPV दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप NPV पे एनालिसिस करें, ठीक है सर। तो जरा आए रीड करते हैं पूरे इस NPV एनालिसिस को। CDMS फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपके पास आया हुआ है। ये टाइम पीरियड गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5। All figures are dollars in million. Investment in CDMS technology, ठीक है। ये नोट नंबर 1 है 38 मिलियन। नोट नंबर 1 को पढ़ते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कंप्राइजेज इनिशियल कैपिटल आउटले, और उसके अंदर क्या है? सेल टैक्स ऑन परचेजेस प्राइस रिकवरेबल थ्रू द नूरिया टैक्स अथॉरिटी, इंस्टॉलेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग ऑन CDMS, 5-year मेंटेनेंस एंड सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर। सर अब देखें यहां पर एक चीज को जरा समझने की जरूरत है। 2 चीजें मुझे इसके अंदर गड़बड़ वाली फेस पे नजर आ रही हैं। सर क्या है? पहली चीज ये आपने सेल टैक्स कहा कि मेरा रिकवरेबल है, तो जब रिकवरेबल है तो इसकी कहीं ना कहीं रिकवरी होनी चाहिए। तो इसको जरा सा हम क्वेश्चन मार्क लगा कर रखते हैं। इसकी रिकवरी हो रही है, सही है क्या? रिकवरी, हमें रिकवरी चाहिए इसकी, क्योंकि जब ये रिकवर हो सकता है तो इसके रिकवरी के कैश फ्लो भी होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि सर 5-year मेंटेनेंस एंड सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लाई, ये 5 साल का है, तो आपने इसको डे 0 पे क्यों दिखा दिया है? क्या आप डे 0 पे ये पेमेंट कर रहे हैं? तो ये हमें थोड़ा, मैं गलत नहीं बोल रहा, हम एग्जाम में भी देखें ये टोन नहीं रखनी है आपने कि आप बोलेंगे गलत है। आप कहेंगे भाई हमें ये थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है, अनरीजनेबल लग रहा है। आप जरा हमें बताएं कि ये जो अमाउंट है क्या इसका कैश आउटफ्लो डे 0 पे हो रहा है? अगर तो हो रहा है देन फाइन, अगर नहीं हो रहा, जो कि हो ऐसा ही होगा कि वो डे 0 पे नहीं होगा, हर साल आप इसकी पेमेंट करेंगे आइदर इन एडवांस आइदर इन एरियर्स, और उसके हिसाब से वो कैश फ्लो प्लॉट होने चाहिए। तो इसको हम कहेंगे y एट डे 0, ठीक है।
अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन, सर ये अनरीजनेबल नहीं है? आप तो हमें कह रहे थे कि भाई आपका इन्फ्लेशन कितना, इन्फ्लेशन आपका है 7%, तो ये फिर एकदम से सेम क्यों रह गई? जरा इसको चेंज तो करें, इसको इन्फ्लेशन के साथ ग्रो करवाएं, ठीक है ना, कुछ चेंज तो हो इसके अंदर। इन्फ्लेशन कहाँ गई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर साल 2 मिलियन रहेगी। तो ये एक मसला आ गया। कितने मसले निकाल लिए हमने सर? अभी तक हमने 1 2 3 3 मसले निकाल लिए हैं। आगे बढ़ते हैं सर। एडिशनल कंट्रीब्यूशन नोट 2 22 मिलियन 22 मिलियन 22 मिलियन 22 मिलियन। सर ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन का एक लाइन आइटम बस डाल दिया, एक फिगर आ गई है, कोई ब्रेकअप नहीं है एडिशनल 2 मिलियन का। क्या सेल्स होगी, कितने यूनिट्स बिकेंगे, क्या सेलिंग प्राइस रखेंगे, कितनी कॉस्ट होगी आपकी, ठीक है ना, ये तो आपने बताया ही नहीं है। तो जरा इसको यहाँ पर लिखें सर, हमें क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें चाहिए ब्रेकअप किसका? सेल्स का। हमें चाहिए ब्रेकअप कॉस्ट का। सेल्स में हमें चाहिए यूनिट्स आपने कितने एस्टिमेट किए हैं कि आप बेच पाएंगे, आपने सेलिंग प्राइस क्या रखी है, कॉस्ट के अंदर आपने कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट लिए हैं, अब हमें जरा ये तो बताएं, ठीक है ना, ये चीजें हमें चाहिए। और दूसरा एक मसला क्या है इसके अंदर? दूसरा मसला ये है कि सर ये कांस्टेंट 22 मिलियन का क्यों है, नो ग्रोथ? ये तो बहुत अनरीजनेबल बात है कि हम क्या ग्रोथ ही नहीं करेंगे, ये सीडीएमएस ने आते के साथ 22 मिलियन बचाना शुरू कर देना है और वैसा का वैसा ही रहेगा, तो ये थोड़ी अनरीजनेबल बात है। या तो आप ये कह रहे हैं कि एट दी एंड जाकर 22 मिलियन तक पहुंचेगा, तो फिर अभी से 22 मिलियन ना दिखाओ, ठीक है ना। तो ये जरा इसको हम चेक करना चाहेंगे, इस पे हमें थोड़ा सा रिजर्वेशन है, तो हम ये लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन। अब देखें ये इंटरेस्ट जो है ना, मेरे हिसाब से ये इंटरेस्ट यहां आना ही नहीं चाहिए। इंटरेस्ट इज फाइनेंसिंग कैश फ्लो। सर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज तो हम कभी भी नहीं लेते अपने एनपीवी के अंदर, समझ रहे हैं आप? फाइनेंसिंग कैश फ्लोज क्यों आएंगे? तो आपका इंटरेस्ट जो है ना वो दिस शुड नॉट बी हियर, ठीक है, तो इट शुड नॉट बी हियर, ये एक हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। नेट कैश फ्लो, ठीक है, इसको रहने देते हैं, सिर्फ सम हो रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स सर क्या ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट 5 और 6 ईयर? जरा ये भी चेक करें, हमें इसके ऊपर भी रिजर्वेशन है। अभी तक कितने पॉइंट हमने निकाल लिए सर? 3 निकाले थे, 4 5 6 7, ग्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। डिस्काउंट फैक्टर एट द 10%, क्या बोल रहा है? डिस्काउंट फैक्टर के बारे में कुछ नोट दिया हुआ है हमें? अच्छा, इंटरेस्ट के ऊपर भी दिया है। न्यू 38 मिलियन लोन विल बी टेकन आउट टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट विद द इंटरेस्ट पेबल एट 8% पर एनम। सर डिस्काउंट फैक्टर है 10 और ये क्या है? स्मार्टवेयर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10 यूज्ड एज द प्रोजेक्ट डिस्काउंट फैक्टर। सर यहाँ पर जब ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा फाइनेंस हो रहा है ये उसके ऊपर लोन के ऊपर, तो आपको नहीं लगता कि मेरा डिस्काउंट फैक्टर जो है ना वो केडी होना चाहिए और इट शुड नॉट बी वैक? है जी, वैक नहीं होना चाहिए, केडी होना चाहिए। और केडी कौन है? केडी है 8%। तो इंटरेस्ट कैश फ्लो मेरे इसमें नहीं आने चाहिए, बल्कि मेरा डिस्काउंट फैक्टर इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये एक मसला है जो कि मुझे लग रहा है। प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है, सही है, चलें। और नेट प्रेजेंट वैल्यू 7। तो ये था पूरा एनालिसिस। इसमें एक चीज और मिसिंग है सर, वो है पे बैक पीरियड। कोई भी इन्वेस्टर होता है वो ये सबसे पहले कहता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड कितना है, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट का पैसा कितने टाइम में बाहर आ जाएगा। तो सर जरा वो हमें नहीं बताया हुआ। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं। एक पॉइंट और मुझे यहाँ पर बात करते करते आपके साथ आया था, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 10th पॉइंट हमारा क्या है सर? 10th पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा था कांस्टेंट। ये जो टैक्स का रेट है ये क्या कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट? तो ये हमने पॉइंट लिखे हैं, जो हमने आपके साथ डिस्कशन की है वही डिस्कशन आपने बस यहाँ पर अपने अल्फाजों में लिखना है, जो कि आपके जो सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर लिखा होगा। सो द बेसिक आइडिया इज टू आइडेंटिफाई the problems and then have to present them in a very simple 2 or 3 liner paragraph defining your reservation over the NPV things. तो इनिशियल कैपिटल आउटले हमने कहा भाई हमें क्या क्या चाहिए सर? हमें इनिशियल कैपिटल आउटले में हमने कहा कि भाई हमें पहले ब्रेकअप चाहिए, तो वो ब्रेकअप उसने यहाँ पर दे दिया हमें। लेकिन इसके अंदर आपके इनिशियल कैपिटल आउटले में मसला क्या आ रहा है सर? इनिशियल कैपिटल आउटले के अंदर
हम ये कह रहे हैं कि भाई इसकी क्या बेसिस क्या है, मतलब आप ये इनिशियल कैपिटल आउटले कहाँ से लेकर आए, ये जो अमाउंट आपने डाली है 38 मिलियन की, आपको कैसे पता लगा कि ये किस तरह आपने इसको प्रोजेक्ट कैसे किया, ठीक है, ये हमें नहीं पता, हम जानना चाहेंगे। नंबर 2, क्या ये कोई कोटेशन है जो आपने ली है, अगर कोटेशन ली है तो ज़रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें दिखा दे, ऐसा ही है ना, सही है ना, ठीक है। और ठीक है, इसमें और कोई मसला नहीं है। सेल टैक्स रिकवरी अगर होगी तो इसके कैश फ्लोज नॉट प्रेजेंटेड, व्हाई, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा हम हमेशा जो है ना वी वाली टोन यूज करेंगे बिकॉज वी आर एक्सटर्नल कंसल्टेंट, तो हम कहेंगे वी नीड टू नो, और हम उनको मुखातिब कर रहे हैं। कभी भी आपने एग्रेसिव वे में बात नहीं करनी है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट, no, you will always say it seems unreasonable, it seems doubt, we have a reservation, we need to have more clarification on it। इस तरह से पोलाइट वे में आप हमेशा ये बातें कर रहे होंगे। 5 ईयर मेंटेनेंस, आप कहेंगे भाई 5 ईयर मेंटेनेंस है तो why at day 0, ठीक है ना, it should be at the time of एक्चुअल कैश फ्लो, राइट, CF। एडिशनल कंट्रीब्यूशन के ऊपर हमने बात की सर कि क्या बेसिस है इसकी, हमें ब्रेकअप दे दो, और ये तमाम चीज़ें जो वहाँ पर लिखी थी वही यहाँ पर लिखनी होंगी आपने। ऑपरेटिंग कॉस्ट वाई फिक्स्ड वेयर इज 7% इन्फ्लेशन, तो ये ज़रा गैर मुनासिब लग रहा है हमें। इंटरेस्ट पेबल शुड नॉट बी इन कैश फ्लो as it is financing cash flow, right, तो financing cash flows को हम नहीं ले रहे होते। अच्छा, sensitivity analysis नहीं दिया गया है, so we would need the sensitivity analysis to understand sensitive factors, okay। पेबैक पीरियड हाउ मच, ये भी हमें चाहिए। डिस्काउंट फैक्टर हमने बात की, भाई ये केडी होना चाहिए था वैक के बजाय, क्योंकि आपका पूरा जो फाइनेंसिंग है वो लोन से हो रही है, या चले हाँ हम इसको ऐसे कर लेते हैं, वैक रख लें, हाँ चलें, इसका कोई मसला नहीं, इसको हटा दें, क्यों, क्योंकि हमारे दूसरे भी तो खर्चे हैं ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, सॉरी ये नहीं होना चाहिए था, दैट वाज माय मिस्टेक, तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ सर, ये नहीं होगा, ठीक है। टैक्स रेट सर विल इट बी कांस्टेंट, ये हमारा एक क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है ये टैक्स रेट आगे जाकर ऐसे ही रहेंगे, इतने ही रहने वाले हैं, तो ये एक जरा क्वेश्चन है जो कि हमने रेस किया है। सो दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, जो 20 मार्क्स थे, आई वुड से कि 20 में से एटलीस्ट भी एक अच्छे स्टूडेंट को 16 to 17 बेर मिनिमम स्कोर करने चाहिए, बिकॉज इट वाज अ इजी क्वेश्चन, अ जूसी क्वेश्चन फुल ऑफ मार्क्स, राइट। और एग्जिबिट भी इसका एक प्रॉपर एग्जिबिट था जहां से आपने चीजें उठानी थी, ये जो CDMS वाली चीजें थी, दीज वर द थिंग्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन डिटेल इन क्लासेस, राइट। सो आई होप कि मैं ये अच्छे से आपको समझा पाया हूँगा और चीज़ें आपने अच्छे से समझी होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम इसको बस वाइंड अप करेंगे। आई गेस ये चैप्टर हमारा, ये पेपर पूरा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्वेश्चन नंबर 5 में देयर इज नथिंग मोर टेक्निकल, वो आप खुद से देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। तो ये हमारा पास्ट पेपर स्मार्टवेयर खत्म हुआ, इसके बाद हम एक और पास्ट पेपर को टच कर रहे होंगे और सून हमारा जब प्रीसीन आ जाएगा तो हम उसके प्रीसीन डीब्रीफ भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज एंड कीप योर प्रिपरेशन ऑन दी हाई साइड। थैंक यू।